हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवोदेंद्र। आज जो हमारा टॉपिक होगा आपके साथ शेयर करने का, इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अरुण गोयल, जिनको अपॉइंट किया गया था जब अभी 4 स्टेट के इलेक्शंस होने थे नवंबर 2022 में। अभी 4 स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं जिसमें 3 बीजेपी ने विन किया और एक स्टेट तेलंगाना जिसको कांग्रेस ने विन किया। मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता और ये हमारे डोमेन में आता भी नहीं, लेकिन जो आज इश्यू है, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने रिजाइन दे दिया इस पोस्ट से एज ए इलेक्शन कमिश्नर। ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। According to Indian Constitution, the election commissioner, chief election commissioner, and 2 other election commissioners, when they want to resign, they have to submit their resignation to the president. And on that direction, Mr. Arun Goel submitted his resignation to Madam President Draupadi Murmu. And she immediately accepted his resignation. Mr. Goel assumed the office in 21st November 2022. अब ऐसा क्या हुआ? अभी जस्ट इलेक्शन होने हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया। 3, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट है और एक पोस्ट पर मिस्टर अरुण गोयल जी अपॉइंट किए गए थे, इन्होंने भी छोड़ दिया। बची एक पोस्ट जिस पर अभी वो इलेक्शन कमिश्नर है। इतने बड़े एक्सरसाइज को जो अभी होना है, अब केवल एक इलेक्शन कमिश्नर उसे कंडक्ट करेगा इलेक्शन को, या कोई अपॉइंटमेंट किया जाए इमीडिएटली। जब मिस्टर गोयल अपॉइंट किए गए थे, इनके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज चली थी। इनको ऑफिस से जो सर्विस में थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था विद इमीडिएट इम्पैक्ट। विद इन 24 घंटे में इनको अपॉइंट भी किया गया था उस ऑफिस पर एज इलेक्शन कमिश्नर। या IAS ऑफिसर, कुछ ऑफिसर थे, ये अपनी टर्म को पूरा नहीं किए थे। बिफोर दैट टर्म he resigned from that and he joined the office as a election commissioner. बात समझने की कोशिश करें। What is going on? सारी पोस्ट वैकेंट है, 2 पोस्ट वैकेंट उस समय थी, आज तक एक भरी नहीं गई और दूसरी इनको भराई गई। सरकार सर्च कर रही थी ऑफिसर्स को कि किसको अपॉइंट किया जाए, लेकिन वो सर्च आज तक कर नहीं पाई। लेकिन इनको 24 घंटे के अंदर रेजिग्नेशन दिए ये ऑफिस से और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के तौर पर ज्वाइन किया। सोचने वाली बात है। समथिंग इज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या है। सरकार इमीडिएटली किसी को फाइंड आउट कर लेती है और अपॉइंट कर देती है, और इलेक्शन अभी होने उनको रिजाइन भी करवा दिया। जो स्टेट में इलेक्शन होने थे उसको ये जिस तरीके से चीजें हो रही है ना, ये कंट्रोवर्शियल है। मैं ये नहीं जानता कि इलेक्शन कमिश्नर क्या गड़बड़ किया है, क्या अच्छा किया है, किसके फेवर में किया, क्या नहीं किया, लेकिन ये माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स द डिजाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। शायद 324 आर्टिकल के अंतर्गत ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, और अपनी इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी इसके पास है फंक्शन करने के लिए। अब लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से अपॉइंटमेंट, इस तरीके से रेजिग्नेशन अगर होते हैं, मे बी कि ये फेयर भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो उठता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन अंडर द कॉर्बेट। लेकिन मुझे अभी तक ये पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी गलत काम नहीं करता, जितना वो उसकी देख में है, उसकी जानकारी में है। हाँ, कोई उसको उस इंस्टीट्यूशन को सैबोटाज करने की कोशिश करे, इट मे बी कुछ की वजह से वो रिजाइन दे दिया हूँ कि भाई मुझे प्रेशर दिया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लिटिल बिट फेवर लेना देना, इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है। क्यों? अब मैं इस पे आता हूँ। अभी 2023 में जब एक केस हुआ, कंट्रोवर्सी, अपॉइंटमेंट हुआ, ये हुआ हो, तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिबेट और डिस्कशंस, वकील इधर से उधर सभी खड़े हुए, हुई लंबी बहस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप एक बिल पास करें जिसमें इन तीनों कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दिया। उसमें उन्होंने बताया कि कमेटी बनाई जाए 3 मेंबर की, जिसमें 3 मेंबर कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होगा, अपोजिशन मेंबर होगा, अपोजिशन पार्टी का जो लोकसभा का होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI भी उस कमेटी का मेंबर होगा। 3 लोग मिलकर के उसको अपॉइंट करेंगे। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज कैबिनेट passed the bill through the Indian Parliament, एंड उन्होंने क्या रेक्टिफिकेशन कर दिया, चेंज क्या कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया। उनकी जगह पर मेंबर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बात समझे? कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्राइम मिनिस्टर का ही बंदा होगा वो, है ना, और अपोजिशन का एक आदमी। तो ये है, उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को सैबोटाज कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मिस्टर मोदी को लोग लाइक भी करते हैं, और है भी उस लायक, ऐसी बात नहीं है, उनको राजनीति आती है, लेकिन मैं इस बात को कदाचित मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनको इंडिपेंडेंस फंक्शन करना चाहिए, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना जिनकी जिम्मेदारी है, उनको कभी भी इंस्टीट्यूशन को कमजोर नहीं करना चाहिए। मे भी ये किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे देख में, मेरी नॉलेज में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी का पेपर नहीं लिया है। आज तक मेरी पूरी जानकारी है, इस तरह जितना मैंने पढ़ाई की है, और उस पर मुझे, उस इंस्टीट्यूशन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, यूपीएससी पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, इस इंस्टीट्यूशन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जिस तरीके से उसको सर्कमवेंट करने की कोशिश की जा रही है, वो अच्छी बात नहीं है। और मिस्टर मोदी के गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशन को सबवर्जन करने से मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं। इन्होंने नेशनल जुडिशियल कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन, जो जजों को अपॉइंट करने का कमीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बनाने की कोशिश की 2014-15 जब ये आए, ऑफिस ज्वाइन किया मई में, उसके 1 साल के बाद इन्होंने 2015 में इन्होंने एक बिल पास किया, नेशनल जुडिशियल लॉ कमीशन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। और ये जो अभी इलेक्शन कमीशन का जो केस है अपॉइंटमेंट का, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है ना। इस पर भी वो वर्डिक्ट देगा, अभी कुछ दिनों में बहस होगी, मुद्दती बहस। लेकिन इस तरीके से अपॉइंटमेंट और इस तरीके से चीजों को मैनेज करने से प्रॉब्लम तो होती है। और मेरा विश्वास है कि ये इंस्टीट्यूशन, देखो, हम ये चाहते हैं और हर कोई भारत का चाहता है कि हम एक विकास करें, ये हमारे हित में है।
कि ये सारे इंस्टीट्यूशन अपने इंडिपेंडेंस के जोन में बेस्ट ऑफ देयर माइंड, देयर एबिलिटी वो फंक्शन करें, है ना। एक इंडिपेंडेंट और रोबस्ट डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन मैंडेटरी है और दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, है ना। ये हमारे हित में है। किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी लीडर को अपॉइंट कर देने के हित में है या नहीं वो अलग बात है। अगर वो ऐसा करता है तो वो देश के हित में नहीं है। मिस्टर मोदी अगर ऐसा करते हैं तो वो इस देश को कमजोर कर रहे हैं, या फिर उनकी पार्टी करती है अगर सबवर्जन करती है तो वो एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इस देश के हर इंस्टीट्यूशन जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, दे मस्ट हैव टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली so that the best of their outcome comes out, best of the brain they comes out. अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट्स को चीटिंग करके पास करना शुरू कर देंगे तो इससे इंस्टीट्यूशन कमजोर होंगे। एज ए रिजल्ट देश की जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, बहुत सारे और भी जो इंटायर स्टील स्ट्रक्चर है ना, ये गवर्नेंस का यूपीएससी, अगर आप इस तरह से फ्रॉड करना शुरू कर दें तो किस तरीके के लोग इसमें जाएंगे और किस तरीके का सिस्टम बनेगा। ये देश के हित में नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम अपने कंट्रीमैन से अपील करें कि दे मस्ट हैव टू ओपन अप देयर आईज व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मिस्टर मोदी ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है ये सारे इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना चाहते हैं और ये खुद को अफोल्ड करते हैं सबसे ऊपर। ये डिक्टेटर तो नहीं है, क्योंकि बहुत हम्बल ग्राउंड से आए हुए हैं, नहीं तो डिक्टेटरशिप होना अच्छी बात, वो कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशन को एक अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर उधर से नहीं। ये भारत के हित में नहीं है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो 5 साल 10 साल सरकार के हेड पे रहेंगे, उसके बाद कौन रहेगा। इस देश को हजारों साल तक चलना है फॉरएवर, इसलिए इसके इंस्टीट्यूशंस को रोबस्ट और डायनामिक नहीं और अच्छे होने चाहिए। एग्जाम्स को ऑफ लोग फ्रॉड कर रहे हैं हर जगह, हर इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं सारे एग्जाम्स फ्रॉड हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, लाखों लोग बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्जाम के लिए। ऐसा क्या ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए सो दैट बेस्ट माइंड आउटकम्स कम्स आउट। हमें ये सोचने की जरूरत है। और हम किसी सरकार को, जो मेरे पास ब्रेन है, मैं जो समझता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ, इधर इट इज राइट और रॉन्ग अंदर मैटर। हमने इतने सारे स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये जो चीजें हो रही है ना ये ठीक नहीं है। मैं भी को इसको अच्छा समझता हूँ, लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल हित के चक्कर में देश का को डुबो देना अच्छी बात नहीं होगी। हमने बहुत लाखों जानें गंवाई हुई है देश की आजादी और इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने के लिए, लिबरल सोसाइटी बनाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हित में काम करने के लिए नहीं बना। और मे भी कि हो सकता है कि वो ना भी करते हो, लेकिन वैसा हो हमें दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हो कुछ और रहा होता है, लोग समझते कुछ और है। लेकिन इस तरीके से जो चीजें कभी कभी दिखाई दे रही हैं ये भी बहुत अच्छी नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर होने चाहिए, तीनों क्यों नहीं? क्या भारत में पढ़े लिखे लोग नहीं है ना? लोग हैं, क्यों नहीं अपॉइंट किए जाते? एक बेहतरीन सिस्टम क्रिएट क्यों नहीं किया जाता? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सारे 50 से 60% सीट्स खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्या रिसर्च और स्टडी पढ़ाई लिखाई करना नहीं है? एनरोलमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, ये होगा वो होगा नहीं, बहुत सारी बातें होती है लेकिन सारी सीटें खाली है। एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स लोगों के खत्म होते जा रहे हैं, नहीं है। तो ये देश के हित में नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। नहीं, ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करके आगे बढ़ना ही हमारे लिए अच्छा होगा। नहीं, प्रॉब्लम में फंस के उसी में डूब जाने से काम नहीं बनेगा। नहीं, ये जो चीजें हो रही, मैं चाहता हूं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, जो हमारे यूपीएससी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नेंस के। तो मैं जो समझता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ, है ना।
मे भी कि ऐसा ना हो, थैंक गॉड कि ऐसा ना हो, लेकिन एक ऐसा दिख रहा है मुझे। और थैंक यू, ये बात शेयर करनी थी। इलेक्शन कमीशन के तौर पर आर्टिकल 324 है ये, अपॉइंटमेंट करना, और उनको 65 ईयर तक और 6 ईयर तक उनको टाइम पीरियड मिलता है। अर्लियर रिटायरमेंट की भी बात होती है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। ये सारे आप अगर पढ़ना चाहें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में जाकर के आर्टिकल 324, 25, 26 पढ़ सकते हैं, जिसमें उनका इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर क्या है, और वगैरह वगैरह सारी चीज इसमें दी हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो अभी न्यूज बना है, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज है, और एक वरिष्ठ न्यूज भी है। That's why I wanted to share with you, my friends. So thank you very much for watching and stay tuned, connected with me. लेकिन एक बात है, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो प्रॉब्लम दिख रही है उसे सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रॉब्लम में फंस करके हम उसी में डूब जाए, नहीं, इस तरह काम नहीं हुआ। मिस्टर मोदी की पॉलिसीज जो है गवर्नेंस की बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मास्टर हैं गवर्नेंस के। उन्होंने चीफ मिनिस्टरल पोस्ट भी ज्वाइन किया गुजरात में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप भी 2 टर्म में, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है मैनेज करने का। उनकी बीजेपी जो है वो काफी मैनेज करने वाली पार्टी भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट फंक्शन जरूर करें, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो। और गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट रखें, दी गई गाइडलाइंस को हर नेता, हर जो सिस्टम के लोग हैं फॉलो करें, सो दैट वी कैन बिकम बेहतरीन कंट्री, है ना, बेहतरीन हम बन सके, अच्छा कर सके, किसी में निराशा ना हो, सारे फ्लावर ब्लॉसम कर सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, और हर कॉन्स्टिट्यूशन में देखो एक टर्म है, सेक्युलरिज्म काइंड ऑफ, फेडरलिज्म काइंड ऑफ सिस्टम, ब्रदरहुडनेस काइंड ऑफ सिस्टम, नहीं, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। ये सारी चीजें बनी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए बनाई गई है कि हम किस तरह से इन सारी प्रॉब्लम्स को, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए आगे बढ़ सके। और सरकार की प्राइम जिम्मेदारी है कि वो इन सभी चीजों से निकल करके बाहर आए। मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूशन, इसमें शर्म की बात नहीं है, इंस्टीट्यूशन सबवर्ज अगर होते हैं कहीं पे भी, तो वो प्रॉब्लम इनडायरेक्टली रिपरकशंस उसके आएंगे। रिपल फैक्टर्स जो होगा बैड गवर्नेंस का, वो हर किसी को टच करेगा। इसलिए सरकार की प्राइम जिम्मेदारी है कि पुलिस फोर्स किस तरह काम करनी चाहिए, किस तरह जुडिशरी को करना चाहिए, और हमारे क्या अधिकार है, नहीं सरकार की क्या जिम्मेदारी है, नहीं चीफ मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो जिम्मेदारी है वो उस पर हैंडल करेगा। हम बस लोगों के बीच जाना, अपनी पॉलिसीज को कन्विंस करना, फिर उनसे वोट लेना, ये आपका काम है। आप उन्हें फेक एजेंडा में फंसाते, फेक आइडियोलॉजी में डालते हैं, डिवीजन करते हैं, जाति कास्ट वगैरह वगैरह। ये तंत्र इस तरह नहीं चल सकता। हमारे सिटीजन को भी चाहिए कि वो इन पे ध्यान दें। एक रोबस्ट brotherhoodness, cohesion in society, and love and affection in the society must have to prevail, so that we can live happily. Prosperous society हो, जब ही हम एक बेहतर आदमी बन सकते हैं सोसाइटी के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए। और क्योंकि आज लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो 10-15 लोगों ने, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ। इसलिए मैं अभी एक वीडियो मेरा बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन इसलिए मैं बना ही दिया, क्योंकि लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर लोग देखना चाहते हैं तो व्हाई शुड नॉट आई डोंट स्पीक, यू नो, आई हैव टू स्पीक अप if people want. So thank you very much. You have to stay tuned, connected with me, and subscribe as well, so that I can share my thought and whatever I have learned, you know. So thank you very much.